अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, मशरक़ वुस्ता के तपते हुए सहराओं से लेकर मास्को की बर्फबारी तक इस वक्त आलमी सियासत का महवर वो तहरीरी मुसविदा है जो ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के बैग में मौजूद है। ये महज कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि खित्ते में ताकत के तवाजुन को दोबारा तरतीब देने की एक संजीदा ईरानी कोशिश है। तेहरान ने इस बार अपनी हिकमत अमली में पाकिस्तान को एक साइलेंट पार्टनर के बजाय एक फाल पुल के तौर पर मुंतखब किया है। आलमी जरीदों की हालिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को पहुंचाई गई तजावीज़ में ईरान ने वो पत्ते खेले हैं जिनकी तवक्को कम ही की जा रही थी, यानी जोहरी मामले को फिलहाल सर्द खाने की नजर करके आबनाए हुर्मुज की बहाली और माशी नाकाबंदी के खात्मे को तरजीह देना। दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी टीम उन पर होने वाले हालिया कातलाना हमले के बाद दाखिली सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी के सख्त गिर ढांचे को असर नौ तरतीब दे रही है। राउटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की टीम इस बार ज्यादा से ज्यादा दबाव के बजाय ज्यादा से ज्यादा मुआहदे या डील की तरफ माइल नजर आती है, बशर्ते कि ईरान अपनी सुर्ख लकीरों पर लचक दिखाए। अब्बास अरागची का दौरा पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान 2 बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना और फिर ओमान और अब मास्को रवाना होना जाहिर करता है कि तेहरान रूस, पाकिस्तान और दीगर अहम ताकतों के इश्तराक से एक ऐसा हिफाजती हिसार बनाना चाहता है जो उसे अमेरिकी पाबंदियों के शिकंजे से निकाल सके। रूस में होने वाली मुलाकातों को इस सिलसिले में की अहम कड़ी कहा जा रहा है, जहां मुमकिना तौर पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत नए सिक्योरिटी इत्तेहाद की बुनियाद रखी जा रही है। अल जजीरा के मुताबिक रवा हफ्ते ही मस्कत या दोहा में मुज़ाकरात का एक नया और फैसला कुन दौर मुतवक्के है जो इस बात का तयन करेगा कि आया आबनाए हुर्मुज से आलमी तजारत का पहिया दोबारा रवा होगा या नहीं। इस तमाम तर सफारती पेशरफ के पस मंजर में लेबनान की सूरत हाल एक सवालिया निशान बनी हुई है। जहां एक तरफ मुज़ाकरात की मेज सज रही है, वहां दूसरी तरफ इसराइली जहरियत और हिजबुल्लाह के सरबरा नईम कासिम का बरह रास्त मुज़ाकरात से इनकार इस अमल को पेचीदा बना रहा है। आलमी जरीदों के मुताबिक रवा हफ्ते मुतवक्को मुज़ाकरात का नया दौर इसलिए भी आम है क्योंकि ये महज ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं बल्कि रूस और पाकिस्तान की सालसी में एक नए इलाकाई इस्तेहकाम के मुआहदे की कोशिश है। अगर ट्रंप इन तजावीज़ को कबूल कर लेते हैं तो ये न सिर्फ हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म करेगा बल्कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों और खित्ते के सियासी नक्शे पर दूररस असरात मुरतब करेगा। सवाल यह कि क्या ट्रंप ईरान की नई शराइत को तस्लीम करेगा? क्या ईरानी हुकाम समेत आबनाए हुर्मुज पर लचक दिखाएंगे? क्या रूस में ईरानी वफ्द का जाना किसी नए इलाकाई ऑर्डर की निशानदेही है? इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद है माहिर मशरक़ वुस्ता उमूर मंसूर जाफर साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। मंसूर साहब, गुज़श्ता चंद दिनों में ईरान के आला सतह सफारती वफूद का गैर मामूली तसलसल देखने में आया है। पहले पाकिस्तान में अहम मुलाकातें, फिर मस्कत में मुज़ाकरात और उसके फौरन बाद रशिया की तरफ तेजी से पेशरफ्त। इस गैर मामूली सफारती हरकत को अगर एक सीक्वेंस में देखा जाए तो अचानक ऐसा क्या हुआ है कि इलाकाई ताकतों के पास ईरानी वफूद खुद जा रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है और खासतौर पर ऐसा डिप्लोमेटिक प्रोसेस कि जो एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू जो है उसको सेटल डाउन करने के लिए जो इनिशिएट किया गया है। और इसमें यकीनन जो स्टेक होल्डर बिलखुसूस ईरान, उसका जो कंसर्न है वो बड़े जेन्युइन है और माजी में वो अपने इन्हीं कंसर्न्स को एक मरतबा 2 मरतबा हेस्ट में अपने ही खिलाफ एक कार्रवाई के सिलसिले में जो इस्तेमाल करवा चुका है। लिहाजा अब वो तीसरी बार उन्हीं सुराखों से दोबारा जो डसने से बचने के लिए जो है, मैं समझता हूँ कि इस नौयत की एक हेक्टिक डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व है। और उनका एक मिसट्रस्ट जो है ये उसका भी इजहार है कि वो अमेरिकन पर और ख़ासतौर पे जो फरीक़े मुखालिफ है उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। और उसकी बेसिक रीज़न है कि पिछले 47 साल में इतना एक लिहाज से एक टग ऑफ वॉर जारी रही है इन दोनों के दरमियान, तो वो सारी की सारी चीज़ें और ख़ासतौर पे वो एक बड़ी जंग कल्मिनेट हुई है। तो उस सिलसिले में एतमाद बहाली के लिए यकीनन ईरान को ऐसे गारंटर्स, ऐसी गारंटीज दरकार है कि जो इस वक्त उनका जो पीस प्रोसेस है उसको सबोताज होने से बचाएं। यही वजह है कि अरागची साहब ने ये इस दौरे का आगाज करते हुए जो ट्वीट की वो बड़ी मीनिंगफुल ट्वीट थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हम स्टेक होल्डर और अपने जो शराकतकार, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया,
जो अपने पार्टनर्स हैं उनके साथ निगोशिएशन के लिए और अपने हमसाया मुल्कों के साथ निगोशिएशन के लिए जो है मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। और इस दौरे का मकसद जो है क्लैरिफाई किया था कि ये अमेरिकन से मुलाकात के लिए नहीं है। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंटरलोकेटर पाकिस्तान को बतौर एक सालिस कह लीजिए, एक मसालतकार, एक सहूलतकार वो पहुंचाने जा रहे हैं ताकि वो अमेरिका तक हमारा मौक़िफ़ जो है वो पहुंचा दें। तो ये वो बुनियाद थी कि जिसको एक हेक्टिक डिप्लोमेसी की सूरत में आप देख रहे हैं कि वो ओमान तशरीफ लाते हैं। ओमान उनका यकीनन एक वेस्टेड इंटरेस्ट मौजूद है, एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आपने हॉर्मज़ जिन दो मुल्कों के दरमियान शेयर की जाती है, शेयर होती है, उसमें ओमान भी एक स्टेक होल्डर है। अगरचे वो एक्टिव पार्ट इस वक्त ईरानी सरहद के पास से गुजरता है, उसमें ईरान के करीब ओमान के करीब से बहुत कम जहाज गुजरते हैं, लेकिन बहरहाल वो उन्हीं पानियों के अंदर है। तो लिहाजा उनको इस बारे में, इस कदिये के बारे में एतमाद में लेना बहुत जरूरी था। और दूसरा, आपके इल्म में है कि जंग के दिनों में कुछ अलामती स्ट्राइक्स जो हैं वो उनके सलाला पोर्ट पर भी, क्योंकि वहाँ पर कुछ इस नौयत की स्ट्रेटेजिक असासे मौजूद थे अमेरिकन के, कि जिनको एक अलामती तौर पर निशाना बनाया गया। तो उससे जो एक बैड टेस्ट डेवलप हुआ उसको भी रेक्टिफाई करना और उसके बारे में भी एक पैचअप डेवलप करना इस दौरे का मकसद था। और अब मैं समझता हूँ जो हकीकी मानों में उनका एक जो टॉप डिप्लोमेसी इस वक्त जारी है, वो पुतिन साहब से मुलाकात कर रहे हैं और रूसी हुकाम से मुलाकात कर रहे हैं। और वो भी यकीनन माजी में जिस अंदाज से ईरान के जो एक स्ट्रेटेजिक लिंक रहा है रूस के साथ, रूस की तरफ से S-300 मिसाइल शिकन, जो तैयारा शिकन मिसाइल सिस्टम जो है वो भी फराहम किया गया। उसके अलावा बहुत सारे शोबों में खुद ईरान के जो ड्रोन हैं, जो शाहिद ड्रोन उनका बड़ा मशहूर है ज़माना, वो यूक्रेन पर कार्रवाइयों के हवाले से बड़ी तादाद में ईरान से जो है वो रूस भेजा गया। और ये वो तमाम चीजें थी कि जिनको इस वक्त एड्रेस करना जरूरी था और ईरान को अपने हकीकी मानों में वो मसल दिखाना जरूरी था कि जिनको ईरान को एक तनहा तरन वाला समझ के जिस तरीके से अमेरिका अपनी टर्म्स डिक्टेट कराना चाह रहा है, तो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे वेल विशर्स और खासतौर पे ऐसे वेल विशर्स के जो इनका हमारे साथ स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और लिंक है, वो हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, रशिया के दौरे पर भी काफी स्पेकुलेशंस हो रही हैं। एक तो रशिया के हवाले से ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि ईरान यूरेनियम मुंतकली के लिए रशिया को एक काबिल एतमाद मुल्क समझता है। और अब जब सीज फायर है और मुज़ाकरात की बात चल रही है, उसमें अब्बास अरागची का रशिया जाना, क्या इसी हवाले से ही बातचीत या मामला तय करने की जानिब तो इशारा नहीं है? ये बहुत सारे इश्यूज हैं, उसमें वन ऑफ द इशू ये यूरेनियम को किसी तीसरे मुल्क मुंतकली के हवाले से भी बात है, क्योंकि आपके इल्म में है कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम था वो जिस दर्जे में भी था, खासतौर पे अभी रिसेंटली जब अटैक किया गया अस्फहान पे, तो वहाँ पे तकरीबन 150 के करीब रशियन टेक्नीशियंस मौजूद थे जो उस सारे प्रोसेस को उन्हें प्रोटेक्ट करने के हवाले से दीगर मामलात में उनको एक लिहाज से फनी मावनत जो है वो फराहम कर रहे थे। तो लिहाजा ये चीज़ बैद क्यास नहीं है कि शायद अमेरिका ईरान जो है वो रूस को एक ऐसी डेस्टिनेशन के तौर पे कबूल कर ले कि जहां उनके इस अफजुदा यूरेनियम का जो ग्रेडिंग है वो कम कर दी जाए और उसे एक अमानतन जो है वहाँ रख लिया जाए, जिससे उन्हें सिविल या तवानाई की जरूरतों के हवाले से जरूरत पड़े तो उससे लिया जा सके। तो ये बिल्कुल मौजूद है, ये ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इशूज हैं जो इस वक्त ईरान के ज़ेरे गौर है, और खासतौर पे रूस उनमें एक बराह रास्त स्टेक होल्डर है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से रूस में इंगेज करके और समझा जा रहा है कि शायद अभी उसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से दिलचस्पी खत्म हो गई है, और शाम के अंदर उसको जिस अंदाज से चरके लगे हैं, बिलखुसूस ईरान का जो वहाँ से एक पूरा पासदाराना इनकलाब का जो एक नेटवर्क है वो लपेट में आ गया। और इस वक्त एक वहाँ पे मैं तो पपेट रिजीम ही कहूँगा, उसे अहमद अशरा की सूरत में इंस्टॉल कर दी गई है, जिससे यकीनन एक पूरा वो जो रेजिस्टेंस का प्रोजेक्ट था उसको बड़ा धचका लगा है, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन थ्रू सीरिया जो है वो लबनान ऑनवर्ड फलस्तीन और उसके बाद आगे यमन तक जाती थी, वो डिस्टर्ब हुई है। लेकिन उसके साथ साथ रूस ने अपना जो शाम के अंदर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो भी फॉरगो नहीं किया। वहाँ पे जो तरतूस की बंदरगाह है उस पर उनकी मौजूदगी अब भी मौजूद है, और उसको बड़े खासतौर पे अभी इस वक्त वहाँ पे रूस की इस लिहाज से भी दिलचस्पी है कि इस वक्त जो अमल शुरू किया गया है वहाँ पे जो साबका हुकूमत के ओहदेदारान के खिलाफ इस वक्त मुकदमों का समाज जारी है। ये तो रशिया का इंटरेस्ट है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इस तमाम सफारती सरगर्मी, बैक चैनल मुज़ाकरात, सख्त बयानिए और फिर इलाकाई रवाबित के दरमियान असल सवाल ये कि ईरान आखिर
क्या चाहता है? क्या वो पाबंदियों के खात्मे के बदले मुकम्मल सिक्योरिटी गारंटी चाहता है, या वो एक नए रीजनल पावर ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है जिसमें अमेरिका का असर महदूद हो जाए? जी, इसमें दोनों पहलू इस वक्त ईरान के ज़ेरे गौर है, लेकिन जो इमीडिएट कंसर्न है वो उसका अपने पर आयद बहुत ज़्यादा पाबंदियां जो हैं, क्योंकि वो बड़े पै दर पै बड़े पेचीदा अंदाज में लगाई गई हैं। कुछ में कांग्रेस की अप्रूवल रिक्वायर्ड थी, वहां से लगाई हैं, कुछ यूरोपीय ममालिक ने लगाई हुई हैं, फिर कुछ इसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के नतीजे में लगाई गई हैं। तो लिहाजा ईरान की इमीडिएट कोशिश यही है कि जितनी जल्दी वो पाबंदियां खत्म हो, ताकि उनके जो असासाजात फ्रीज हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर वो अनफ्रीज हों, और उसे फौरी तौर पे एक ऐसी जिसे कहना चाहिए कैश इन हैंड मैसर आए, ताकि अपने जो इस वक्त वो इकोनॉमिक वूज हैं उनको एड्रेस कर सके। और उसके साथ साथ यकीनन उसका जो लॉन्ग टर्म एजेंडा आप जिसे कह सकते हैं कि इस खित्ते के अंदर बिल्कुल मिडल ईस्ट और जीसीसी कंट्रीज के अंदर जो अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड हैं, खासतौर पे जिस तरीके से मौजूद थे वहाँ मुख्तलिफ असासाजात उनके और वो इस्तेमाल हुए ईरान के खिलाफ, ईरान की ख्वाहिश है और इस वक्त कोशिश भी है कि वो किसी तरीके से अमेरिका को इस जीसीसी कंट्रीज से देश निकाला जो है वो दिलवा दे। लेकिन उसके लिए जाहिर है जितने बड़े पैमाने पे अल्टरनेट सिक्योरिटी पैराडाइम डेवलप करने की जरूरत है और एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन को प्रमोट करने की जरूरत है। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब मिलकर बड़ा इस एफर्ट को हैराल्ड कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई एक दरमियानी राह निकल आए, क्योंकि खत्ते के अंदर कुछ ममालिक इस वक्त अपने आप को होली सोली जो है वो अपना जो इसराइली कैंप है उसके अंदर एसोसिएट रख रहे हैं। बहरीन और यूएई उस सिलसिले में सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसी सूरत में एक यूनिफाइड कमांड तो शायद वहां पे इस संबंध के ना हो सके, लेकिन मैं समझता हूँ पीस मील में यकीनन बाज़ ममालिक ऐसे हैं कि जो अपने जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन और खासतौर पे जो सिक्योरिटी पैराडाइम है उसको रिविजिट करने के लिए तैयार है। और ये मैं समझता हूँ कि ईरान की एक जरूरत भी है, और खासतौर पे उस जमन में कि जब ईरान इन मुल्कों के साथ एक नो वॉर पैक्ट करने जा रहा हो और इसी तरीके से इसराइल के साथ एक नो वॉर पैक्ट करने जा रहा हो, तो यकीनन कोई चाहेगा कि इस वक्त इसराइल के हवाले से, अमेरिका के हवाले से कुछ ऐसे गारंटर्स हों कि जो दोबारा ईरान पर चढ़ाई के हवाले से उन्हें यकीन दहानी कराएं, और वो इंडिविजुअल ममालिक की सूरत में ना हो, वो अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 7 के तहत जो है वो उसकी अप्रूवल ली जाए, ताकि अगर उसकी कोई वायलेशन हो तो कल को उस पर एक पीनल एक्शन भी लिया जा सके। और इसी तरीके से जो इंडिविजुअल ममालिक हैं वो भी इससे, और जाहिर है जब वो नो वॉर पैक्ट करेंगे तो उनकी ख्वाहिश होगी कि वहां पे ऐसी फोर्सेस मौजूद हों कि जिनके साथ ईरान के भी कॉर्डियल रिलेशन हो। मेरी बात वो पाकिस्तान भी हो सकता है, वो कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी हो सकता है, तुर्की के साथ मिलकर भी हो सकता है। तो लिहाजा ये वो एक लार्जर एजेंडा है जिसको इस वक्त ईरान जो है वो बहुत ही बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी सर हम करंटली अभी जब से हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, करंटली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, ओमान, रूस और दीगर बैक चैनल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल के बावजूद अगर कोई वाज़ेह फ्रेमवर्क सामने नहीं आया, तो क्या ये इस बात की इलामत है कि मौजूदा तनाज़े जो है वो सिर्फ सफारतकारी से हल नहीं हो सकता, बल्कि किसी बड़े रीजनल रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है? और ईरान की सूरत हाल जहाँ एक तरफ सामने है, तो हम देख रहे हैं कि हालिया वक्त में अमेरिका की जानिब से भी कुछ मुज़ाकराती सरगर्मियों में रवि और बाज मामलात में पीछे हटने के इशारे मिल रहे हैं, जैसे वफूद का मुमकिना वक्त पर इस्लामाबाद ना आना। क्या ये एक डिलिबरेट टैक्टिकल पॉज है या वाकई एक ऐसा डिप्लोमेटिक डेडलॉक है जिसमें दोनों फ्रीकैन के दरमियान एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है? या फिर आपको लगता है कि ये सफारती मामलात सफारतकारी से हल नहीं हो सकता ये मामला, बल्कि हमें रीजनल रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है? देखिए जी, ये कजिया क्योंकि दो मुल्कों के दरमियान है, इसमें स्टेक होल्डर अपनी जगह मौजूद हैं, रूस हो सकता है, चीन हो सकता है, ओमान हो सकता है, सारे लोग। लेकिन इस पैमाने पे, इतने बड़ी पैमाने पे रीजनल रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो शायद इमीडिएट यानी दिनों में तो पॉसिबल ना हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो आपको इस वक्त मुख्तलिफ अलायंसेस बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, और खासतौर पर अमेरिका जिस अंदाज से आपको इंटरनेशनली और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट दिखाई देता है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स चाहें कि बहुत सारी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए। उसमें ब्रिक्स का फोरम अपनी जगह मौजूद है, उसमें दीगर इलाकाई फोरम मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो असल चीज़ है, जो कोर इशू है, वो बदअतमादी है, और उसी बदअतमादी की वजह से ईरान यानी अपना जिसे कहते हैं फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, और उसे इस वक्त भी अमेरिका, और यही वजह है कि जिसे हमारा आप डेडलाइन से ताबीर कर रहे हैं, वो डेडलाइन नहीं है। बुनियादी तौर पर अमेरिका का वो हेज था
जिसके नतीजे में उन्होंने बगैर ईरान के विजिट का मौकफ का यानी वो मौकफ जाने बगैर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया कि जी हमारे नायब सदर और हमारा दीगर टीम जो है वो रवाना हो रही है, इतने बजे रवाना हो रही है। तो उन्होंने अपने तौर पे वो जो उजले जिसका वो इल्जाम ईरान पर आयद करते थे उन्होंने वो जाहिर कर वहाँ एक बैड टेस्ट डेवलप किया। हालांकि ईरान ने आने से पहले ये वादे किया था कि वो पाकिस्तानी हुकाम से जो इंटरलोकेटर्स हैं उनसे मुलाकात के लिए अपना मौका पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें तमाम का तमाम मैं समझता हूँ जो डेडलाइन का तासर डेवलप हुआ वो ईरान अमेरिका की तरफ से खासतौर पे अपने वफद भेजने का ऐलान, और उसके साथ साथ आपके इल्म में है कि पहले मरहले के फौरी बाद ही जो टीमें चली गई थी उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो जेडी वैंस साहब उनके साथ आने वाले जो फॉरेन मीडिया के लोग थे उनको तो यही रिटेन कर लिए गए थे, वो यही मौजूद थे इस्लामाबाद में, इसी ख्याल से कि शायद इमीडिएटली जो है जो सेकंड राउंड जिसे 2-0 का नाम दिया जा रहा है वो शायद स्टार्ट हो जाए। लेकिन ईरान की इस मुहतात डिप्लोमेटिक पॉलिसी के नतीजे में वो मरहला जो है वो अभी थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इनएविटेबली वो होना है और उसके बगैर ये चीजें जो है वो स्मूथली आगे तेज नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन। गुज़श्ता दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर दी है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई इंतहाई तशवीशनाक हालत में है और उनकी एक टांग भी ज़ाया हो चुकी है, जबकि बाजू और मुंह की सर्जरी भी हुई है, जिससे उनको बोलने में भी मुश्किल पेश आ रही है। इससे कभी भी रिपोर्ट्स आई थी कि मुश्तबा खामनाई रूस में ज़ेर इलाज हैं, इसलिए अब तक मंजर आम पर नहीं आए। आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? देखिए जी, उनकी रसाई इंतहाई महदूद है, इसमें कोई शक नहीं। जो जिन दोस्तों से या जिन मीडिया के कुछ क्वार्टर से कोई रब्ता रहता है या हमारे चैनल्स के कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं, वो यही बात की तस्दीक करते हैं कि यकीनन वो सेहत की ऐसी हालत में नहीं है कि वो मंजर आम पर आ सकें, लेकिन उनकी सेहत की या खराबी सेहत की क्या नौयत है और उसकी क्या मैग्नीट्यूड है इसके बारे में कोई वाज़ेह इंफॉर्मेशन नहीं है। उनके साथ जो राब्ताकारी हो रही है वो इंतहाई गैर रवायती तरीके से हो रही है। माजी में जिस अंदाज से कहा जा रहा था कि यहाँ पे कुछ जो अलकायदा के लोग थे वो सिर्फ दस्ती खतो किताबत और जिसे वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं उसी के जरिए जो है वो सारी कम्युनिकेशन करते थे, और उस ज़िमन में भी इस वक्त तकरीबन सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं पासदारान इनकलाब के जिनके बारे में उनके नाम भी इस वक्त पब्लिक नहीं किए गए। वो मुख्तलिफ औकात में उनके पास पहुँचते हैं किसी अननोन डेस्टिनेशन पे, और उनके साथ जो भी उनका फरमान या ऐलान होता है वो तहरीरी शक्ल में रकमबंद करते हैं और उसे फिर जो है मीडिया के जरिए नशर किया जाता है एक पॉलिसी बयान के तौर पे। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि उनकी यानी वो सेहत के इस मैयार पे नहीं है कि जो पब्लिक अपीयरेंस के लिए रिक्वायर्ड है या चीज़ों को इंडिपेंडेंट हैंडल करने के लिए। और दूसरा, यकीनन इस वक्त उनका जो सिक्योरिटी कंसर्न भी यही है कि ईरान नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त एक स्पॉइलर वहाँ मौजूद है और वो हर वक्त किसी न किसी ऐसे हाई प्रोफाइल या हाई वैल्यू टारगेट की शक्ल हदफ की तलाश में रहता है कि जिसको निशाना बना के एक बार फिर जो है वो अपने जंगी जुनून का सबूत दे और अपने अवाम को और अपने वोटरों को जो है वो तसल्ली दिला सके कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं और हमने जो कार्रवाई की है उसका हमें नतीजा आज मिला या कल मिला, ये मामला। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तहज़ीकात मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। जनरल साहब, हालिया वाकया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई एक ऐसे वक्त में पेश आया जब अमेरिका अंदरूनी सियासी तकसीम, सिक्योरिटी चैलेंजेस और आलमी सतह पर तनकीद का सामना कर रहा है। आपके ख्याल में ये वाकया महज एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या ये अमेरिका के ब्रॉडर इंटरनल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज की निशानदाही करता है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें 2-3 अवामिल हो सकते हैं। वैसे तो अभी इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही सही मालूम होगा, स्पेकुलेशंस हैं, जो असेसमेंट्स हैं। नंबर 1 एक चीज़ तो ऐसी है कि देयर आर एलिमेंट्स इनसाइड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो पॉलिसीज हैं, खासतौर पर जो सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसीज हैं, इमिग्रेंट्स की जो पॉलिसीज हैं, जो वॉर की इनकी पॉलिसी है, या जो टेसिट अप्रूवल इन्होंने इजराइल को दी, इट इज़ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ किस्म का रिस्पॉन्स आता है। एक नफरत तो पाई जाती है। प्रेसिडेंट ने जब इलेक्शन लड़ा तो मेगा का जो कॉन्सेप्ट था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, उसमें वो एंटी वॉर रहे, लेकिन अब वो वॉर की उन्होंने, फिर टेसिट
अप्रूवल्स दी इजराइल को, इम्प्यूनिटी के साथ उन्होंने जेनोसाइड किया। और इसकी भी अच्छा, इमिग्रेंट्स वाला भी एक बड़ा इशू रहा है। इमिग्रेंट्स को अमेरिका जिस तरीके से सबको वेलकम करता था, पूरी दुनिया के लोग वहां पर आते थे, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनके खिलाफ सख्त लॉज बनाए हैं, उनको निकालने की कोशिश की है। तो ये बहुत से अवामिल है। बट ये जो इंसिडेंट है, लोग बहुत कह रहे हैं कि जी कई देर आर रूमर्स ऑल्सो कि जी वो अपनी जो खोई हुई साख है, उनकी पॉलिटिकल साख है, इस वक्त वो लोएस्ट एब पे है। शायद ही इतना अनपॉपुलर वॉर कोई कंडक्ट की हो किसी प्रेसिडेंट ने जो अभी वो कर रहे हैं, तो वो उसको रीगेन करने के लिए। बट मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूं कि दिस इज अ सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच, क्योंकि इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो इदारे हैं, वो कभी ऐसी कंस्पायरेसी का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी अपनी रेपुटेशनल कास्ट होती है। जो दूसरी तरफ एक और थोड़ा सा कभी मुझे फील होता है कि ये जिस तरीके से जूइश लॉबी हैप्पी नहीं है इस वॉर की एंड करने में, या जिस तरीके से ईरान के खिलाफ वॉर को प्रेसिडेंट ट्रंप एक मौका दे रहे हैं, गो के 100% मौका नहीं दे रहे कि पीस और डिप्लोमेसी से चीजें सॉल्व हो जाए, लेकिन फिर भी एक मौका दे रहे हैं। इट्स मस्ट नॉट बी ऑगरिंग वेल विद द पीपल हु आर द वेल विशर्स ऑफ इजराइल, जो हार्ड लाइनर्स हैं, ये भी फैक्टर और फिर जिन्होंने इन्वेस्ट किया में इतना ज्यादा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। तो वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। बट ओवरऑल एक बड़े पैमाने पे मुझे एक लोन रेंजर एक्ट ही लगता है जी। अच्छा सर, सोशल मीडिया का दौर है, ऑब्वियसली वीडियो हमने भी देखी, सोशल मीडिया पे ये सारी इस हवाले से सर्कुलेट कर रही है। एक बात जो इस वाक़े के बाद से सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है कि वीडियो में देखा जा सकता है कि नायब सदर जेडी वेंस को पहले रेस्क्यू किया गया और ट्रंप को उनके बाद रेस्क्यू किया गया। क्या ये बस उस टाइम पे वो जो भगदड़ थी, कंफ्यूजन थी, उस वजह से एक स्टेप था जो फर्स्ट उन्होंने रेस्क्यू किया, या ये फिर एक हैरानकुन सूरत हाल थी? क्या हमें इसको इत्तफाक समझना चाहिए, या आप समझते हैं कि बाकायदा कोई इख्तलाफ अमरीकी सदर नायब सदर में है और शायद वो बदारा जाती इख्तलाफ की सूरत भी इख्तियार कर चुका है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई अगेन कंस्पायरेसी थीरीज। देखिए, उनका जो सिक्योरिटी के सिस्टम्स हैं, अपना हसार होता है, और वाइस प्रेसिडेंट की बेशक एक ही इंटेलिजेंस एजेंसी हो, या हो सकता है कितनी एजेंसीज इन्वॉल्व हो, दैट आई डोंट नो। वाइस प्रेसिडेंट की अपनी एक टीम होती है जिन्होंने उनको एवेक्यूएट करना होता है, वही कॉन्टीजेंसीज अपनी उन्होंने बनाई होती हैं। और एक टीम जो है वो प्रेसिडेंट की, ऑफ कोर्स प्रायोरिटी बात तो प्रेसिडेंट होता है कि प्रेसिडेंट को वहां से निकाला जाए, लेकिन इट डजंट मीन कि अगर वो प्रेसिडेंट की टीम ने थोड़ा सा रिएक्ट, थोड़ा सा स्लो, क्योंकि चंद सेकंड्स का ही फर्क होगा, बहुत भी हुआ तो उन्होंने निकालने में शायद थोड़ी सी ताखीर की हो, लेकिन हर एक की अपनी इंडिपेंडेंट अलॉटेड डेडिकेटेड टीम्स होती हैं जी जो उनकी एविक्यूएशन करती हैं। तो आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट की टीम ने बेहतर एक्ट कर लिया होगा, थोड़ा अर्ली उनको निकालने में कामयाब हो गए। और दूसरे आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया जी, जब भगदड़ होती है, जब फायर हो चुका और उस ऐसी जगह पे जहाँ पे 2-2.5 हज़ार करीब पार्टिसिपेंट्स हो, मिनिस्टर्स बैठे हुए थे वहां पे, सेक्रेटरीज बैठे हुए थे, फिर बिल्कुल सही। अच्छा सर, ईरान की जानिब से इस वाक़े को ड्रामा देना और मतवाजी बयानियां पेश करना, क्योंकि उनका कहना है कि फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी ने जब इस वाक़े को स्टेज्ड कहा तो फॉक्स न्यूज़ ने फौरी उसकी लाइन काट दी। आप क्या समझते हैं कि ईरान का ये मौक़िफ़ क्या सिर्फ दाखिली ऑडियंस के लिए है, या ये एक मुनज़्ज़म साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैंपेन का हिस्सा है जिसका हदफ आलमी रायामा को मुतासिर करना है? देखिए, इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक वॉर लाइक सिचुएशन में है, और सिचुएशन वॉर लाइक तो नहीं है, बल्कि ही इज इन द वॉर एंड ही इज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म एज वेल। वो इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिकल आई में भी हैं, उनका डोमेस्टिक लोएस्ट एप पे है पॉपुलैरिटी की इस वक्त उनके। ही इज फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस विद इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड विदाउट ही इज पार्टिसिपेटिंग इन अ ह्यूज वॉर। हमारी लाइफ टाइम की तो ये सबसे बड़ी वॉर है जो इस वक्त अमेरिका और ईरान की लड़ी जा रही है, जो फ्यूचर के आने वाले इस वक्त तो वो डिस्ट्रप्टिव वर्ल्ड से अब गुजर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के आने वाले वक्त में एक नए ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं। तो आई थिंक बहुत पुश एंड पुल्स हैं उनके ऊपर इस वक्त। और ऑफ कोर्स जब वॉर में आप होते हैं तो फिर इंफॉर्मेशन कैंपेन भी चल रही होती है, और जब एक प्रेसिडेंट जो वॉर कर रहा है उसके बारे में एक आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ऑफ कोर्स कोई भी फॉर दैट मैटर मुल्क होता वो उसका पूरा फायदा उठाता, और उसी के ऊपर ये नैरेटिव को बिल्ड किया जा रहा है। अच्छा, आपने कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, वो हम भी देख रहे हैं कि अमेरिका को एक अरसे से आलमी सुपर पावर के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन हालिया वाकयात और बयानियों के तनाजुर में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई अमेरिका आलमी सतह पर आइसोलेट हो रहा है,
या ये सिर्फ एक क्राफ्टेड परसेप्शन है, जैसा हम देख रहे हैं कि नेटो के इत्तेहादियों के रवैये में जो बज़ाहिर हेसिटेशन और डिस्टेंस नजर आता है, क्या ये किसी स्ट्रक्चरल तब्दीली की अलामत है? वाकई कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम होने वाला है या वक्ती पॉलिसी इख्तलाफात का नतीजा है? शजिया, कई दफे इस तरह के जो ट्रिगर्स होते हैं, इस तरह की जो वॉर्स होती हैं, वो डायनामिक्स चेंज कर देती हैं। कई लोगों को अपेरेंटली ये ट्रांजिशनल लग रहा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जब तक हैं उस वक्त तक, बट हु नोज कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के बाद कौन आएगा, कैसे आएगा, किस तरह के लोग हो सकते हैं, इन्हीं की टीम में से कोई इलेक्ट हो क्या। बट एनीवेज, जो इस वक्त पीरियड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको नजर में रखते हुए तो मैं समझता हूँ ये एक ट्रांजिशन है। नेटो का एकदम पूरी वॉर से निकल जाना, उसके बाद फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी स्ट्रेस है। अभी ईरान के खिलाफ वॉर हो रही है और मिडिल ईस्ट उनको पहले कह रहा है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, कि आप इस वॉर को ना शुरू करें। हालांकि आपको पता है कि ईरान का और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के स्ट्रेन रिलेशनशिप रही है, कभी इतनी आइडियल रिलेशनशिप नहीं रही, तो उसके बावजूद उन्होंने मना किया। लूज हो रहा है, कंट्रोल लूज हो रहा है विद इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। इस वक्त इज मोस्ट अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज वॉर। तो कंटेस्टेशन तो हो रही है, तो इसलिए मैं इन चीजों को जब सामने देखता हूँ, फिर द वे नेटो हैज वॉकड आउट ऑफ दिस वॉर, और फिर स्टेटमेंट्स भी आई हैं, हमने ममालिक की सुनी है, तो ये एक ट्रांजिशनल पीरियड, कभी कभी मुझे लगता है कि एक ट्रांजिशनल पीरियड शुरू हो चुका है टुवर्ड्स अ न्यू ऑर्डर। अब देखना यह है कि चूंकि रशिया अपनी वॉर में लगा हुआ है, चाइना जो है उसकी अपनी एक पॉलिसी है, वो फ्रिक्शन में एकदम डायरेक्ट अप फ्रंट नहीं जाता, लेकिन मैं 10-12 साल बाद एक तब्दीली जरूर देख रहा हूँ जी। राइट। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ईरान भी अपने मौकिफ में लचक दिखाने को तैयार नहीं है। एक तो ईरान के अंदर जो दो ग्रुप्स मौजूद हैं, जिनमें एक हार्ड लाइन वाले पासदारान इनकलाब हैं और दूसरा सिविल क़यादत जो मुज़ाकरात के हामी हैं। अब हमने देखा है कि ईरान ने अमरीकी तबाहशुदा जंगी सामान और तैयारों की बाकायदा ईरानी परचम लगाकर फुटेज जारी की है और उसमें अली खामनाई शहीद की फोटो भी साथ लगाई है, जिससे ऑब्वियसली एक ये पोस्टरिंग करने की कोशिश की गई कि हमने बदला ले लिया है। आप क्या देखते हैं कि ईरान में मौजूद इस इख्तलाफ के होते हुए कोई मुआहिदा और डील मुस्तकिल कामयाब रह सकती है? देखिए शजिया, बात इस तरह है कि जो भी वॉरिंग फैक्शंस होती हैं, जो भी कंटेस्टिंग कंपीटिंग राइवलरीज होती हैं और मुल्क होते हैं, उनके अंदर मॉडरेट्स भी होते हैं, सॉफ्ट स्टांस वाले भी होते हैं और हार्ड लाइनर्स भी होते हैं। अमेरिका में भी हैं, ईरान में भी हैं, और एक मेन स्पॉइलर इजराइल की शक्ल में तो मौजूद है, एक जो प्रूव्ड स्पॉइलर है। तो इस तरह के तो एलिमेंट्स होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एक जो अकमुलेटिव स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट किसी कंट्री का बनता है ओवरऑल, इन सारे अवामिल को देखे, वो तो उस मुल्क ने बनाना है। अब उस मुल्क के लोगों को डिसाइड करना है कि वो सेंट्रल पोजीशन से डायलॉग करना चाहते हैं। जितने ग्रुप्स होंगे उतने वो वीक होते चले जाएंगे। And of course, the political leadership in Iran is cognizant of this. That's why वो ideological forces को साथ लेकर चले। अब देख रहे हैं राक्ची अगर उस टीम का हिस्सा है, तो स्पीकर कालेबाग जो है वो एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। उनकी बड़ी पुरानी सोच है, अली खamenei के बड़े वो दोस्त रहे हैं, उनके साथ काम किया उन्होंने, तो वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटरनल मामला चलते रहते हैं। आप कोई भी दुनिया के कोई भी मुल्क और वहां पे हार्ड लाइनर्स भी होते हैं, सॉफ्ट वाले भी होते हैं। इजराइल की देख डीप लॉबी है, इंग्रेस है, तो आई एम श्योर के आपने कई मिनिस्टर्स के बयान भी देख लिए, सेक्रेटरीज के बयान भी देख लिए अमेरिका की तरफ से, कि वो बड़े सख्त होते हैं और वो स्पॉइलर का ही रोल अदा कर रहे होते हैं। तो देयर आर पीपल हु आर कैरिंग दोस थिंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू बिजनेस विद द अक्यूमुलेटिव वॉइस एंड डिसीजंस एंड एक्शंस टेकन बाय द स्टेट। बाकी वो उनका इंटरनल मामला है। ये नहीं हो सकता कि आप हर ग्रुप को सेटिस्फाई करें। अभी लेबनान की आप मिसाल है, और सर गवर्नमेंट तो डायलॉग रही है, लेकिन हमारा हिजबुल्लाह वगैरह को कहीं उसमें शामिल नहीं किया जाता। हालांकि हिजबुल्लाह का पॉलिटिकल एक विंग भी है, पॉलिटिक्स भी वो करते रहे वहां पे। तो जब तक इंक्लूसिव अप्रोच नहीं होगी तो कंट्री को खुद ज्यादा नुकसान होता है जी। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, इस सब में हम देख रहे हैं कि एक जो साइलेंट और ये स्मार्ट स्ट्रेटजी कही जा रही है वो चाइना और रशिया की हम देख रहे हैं, जिसमें वो बराह रास्त तसादुम का हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन अपने असर रसूख को कहीं ना कहीं वो बढ़ा रहे हैं। क्या ये 21वीं सदी की नई ताकत की तारीफ बन रही है? दूसरा जो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने भी दुनिया में अमन कायम किया है,
और जो अपनी हालिया सफारती काविशें की हैं तारीख में याद रखी जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर पाकिस्तान की एक तरफ हम देख रहे हैं चाइना है और दूसरी तरफ हमारे अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात है और तीसरी तरफ मुस्लिम दुनिया है, उसके साथ मजहबी और सियासी रिश्ता है। इन तीनों को बैलेंस करने के लिए आपके ख्याल में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान भी इस मामले से कम अपना मफाद या फायदा ले सके, चाहे वो माशी हो या स्ट्रेटेजिक और दिफाई हो? देखिए, पाकिस्तान ने जो शजिया रोल अडॉप्ट किया है, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड, उसने पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल करने में मदद दी है कि वो एक लोन मीडिएटर है, जिसकी अमेरिका भी तारीफ कर रहा है और ईरान भी तारीफ कर रहा है। तो पाकिस्तान बाय अडॉप्टिंग दिस रोल एंड बाय हैविंग द रिकॉग्निशन ऑफ बोथ द वॉरिंग फैक्शंस ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुका है कम्युनिटी ऑफ नेशन में। फर्स्ट टाइम हमने किसी मिडिल पावर को परफॉर्म करते हुए देखा है, खासतौर पे मीडिएशन। तो पाकिस्तान एज ऑफ टुडे एक सिंबल बन गया है नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर का, एक ट्रांसपेरेंट मोस्ट ट्रस्टेड कंडुइट बन गया बिटवीन टू रेवलरीज। और आम रेवलरीज नहीं है, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी रेवलरीज, ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवलरी है जो हमने अपने लाइफ टाइम में पहले नहीं देखी। तो पाकिस्तान ने तो बहुत हासिल कर लिया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अपने भी इंटरेस्ट हैं, हमारी एनर्जी नीड्स हैं, हमारे इकोनॉमिक नीड्स हैं। जब ये रीजन स्टेबल होगा, ईरान स्टेबल होगा, तो हम पाकिस्तान समझते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी इसके साथ जुड़ी है। यही चीजें पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी करना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली अफगानी खुद अफगानिस्तान को अफगानियों के लिए गवर्न नहीं करना चाहते, तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। तो आई थिंक पाकिस्तान हैव ऑलरेडी अटेन्ड मच, बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक, सोशल, ऑल इनकम्पसिंग, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहेगा। दो स्टोरीज पास्ट की बहुत बेट्रेल की हैं, लेकिन हमने जो मौजूदा हालात है इसमें चीज़ों को इंप्रूव करना है। पाकिस्तान कभी डिसंगेज नहीं करता, चाहे वर्ष से वर्ष एनिमी भी वो डिसंगेज नहीं करता, और जब भी उसको मौका मिलता है तो पाकिस्तान चाहेगा कि हम इसका फ़ायदा उठाएं। इट इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड कि आप अपने एग्स को डिफरेंट बास्केट्स में रखें। चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सऊदी अरेबिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, टर्किया, कतर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया इवन आपकी तारीफें कर रहा है, वेस्ट आपके साथ जुड़ा है। तो पाकिस्तान ने तो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेचर, अपना जो जियोपॉलिटिकल स्टेचर है, वो सिंस मार्का हक ऑनवर्ड्स हमने इसकी फ्लाइट ही देखी है, ऊपर ही जा रहा है। तो अभी इसको ऑफ कोर्स जो अपने एडवांटेज हमने लेने हैं, पाकिस्तान ने जो अपना सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रोड मैप एक जरूर तैयार कर लेना चाहिए, उसको कोरियोग्राफ उसके मुताबिक करते रहिए, ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी अपनी मेडिएशन के, अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट के असरात जरूर उन तक पहुंचने चाहिए। बिल्कुल, सोशियो इकोनॉमिक रोड मैप अपना बनाना चाहिए और फायदा लेना चाहिए। लेकिन डोंट यू थिंक सर कि ये वो मुनासिब वक्त है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक पुश के जरिए कश्मीर के मसले पर भी बाकायदा सपोर्ट और फेवर मांगे, ताकि वहां इंसानी हकूक की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके और दरीना तनाज़े को हल की तरफ ले जाया जा सके? देखिए शजी, इस वक्त ईरान अमेरिका जो जंग है वो एक ग्लोबल इशू बन चुकी है। एवरी इंडिविजुअल हु इज लिविंग ऑन दिस ग्लोब हैज बीन इंपैक्टेड नेगेटिवली बिकॉज ऑफ दिस वॉर। इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तभी न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट और मोस्ट ट्रस्टेड कंडुइट या एक ब्रिज रह सकता है जब वो पहले इस वॉर तक लिमिट रखे अपने ऑब्जेक्टिव्स को, कोई प्रोनाउंसली अपनी चीजें ना ले। जब इसको आप एड्रेस कर लेंगे तो फिर आपकी से, आपकी ताकत, आपका मकाम डिफरेंट होगा। अगर पाकिस्तान इज एबल टू गेट दिस डील डन एंड एबल टू एस्टेब्लिश दिस पीस एंड स्टेबिलिटी, ये हमारी लाइफ टाइम का सबसे बड़ा वाक्य होगा। फिर वो जो कान आपको सुनना नहीं चाहते, वो जो देखें आंखें जो आपको देखना नहीं चाहती, वो आपकी तरफ मुतवज्जो होंगी, हर लिहाज से मुतवज्जो होंगे, और उसमें आप फिर कहेंगे जी कि हमने देखें दुनिया के मसाइल हल किए, पाकिस्तान को भी मसाइल है। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे इंडिया जो एक आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, नोबडी नाउ ट्रस्ट देम। पहले पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं करता, आपको एफ पैक पॉलिसी में डाल दिया गया था, अफगानिस्तान की तरह आपको ट्रीट किया जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह यू आर द बिगेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड एक मीडिएटर के तौर पे सामने आए। तो आई थिंक इस लड़ाई के साथ ज्यादती होगी, पीस के साथ रीजन की ज्यादती होगी कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी चीजें पहले आगे ले और इनको इस बैकग्राउंड पाकिस्तान को जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसकी कामयाबी आपको देखिएगा कि आपको इंशाल्लाह यू विल सी पीपल लिस्निंग टू यू। फर्स्ट टाइम तो आप अपनी स्टोरी बता रहे हैं दुनिया को और इट इज बीइंग एक्सेप्टेड। पहले तो लोग हमारी स्टोरी बताते थे और वो वही नेगेटिव चीजें ही उनको बताते थे।
अब पहली दफा पाकिस्तान की स्टोरी खुद पाकिस्तान बोल रहा है, जिसमें मीडिया का, यूथ का, सोशल मीडिया का, आप लोगों का बहुत हाथ है। ऑफ कोर्स ये नेशनल रिस्पॉन्स है और दैट्स हाउ द गुड नेशंस दे बिहेव एंड रिएक्ट। और दूसरी तरफ सर, मार्के हक को भी 1 साल होने को है और भारत के जख्म अभी तक हरे हैं और बल्कि अब तो सफारती तन्हाई के बाद मजीद गहरे हो गए हैं। 1 साल गुजरने के बावजूद पाक भारत कशीदगी के असरात बरकरार है। क्या ये समझा जाए कि जनूबी एशिया एक परमानेंट लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जोन बनता जा रहा है और इस सूरत हाल में पाकिस्तान को एस्केलेशन और रिस्ट्रेंट के दरमियान कैसे तवाजुन रखना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान इज वेरी क्लियर। पाकिस्तान को कोई छेड़ेगा तो पाकिस्तान तो फिर अपनी डेटर्स रीगेन करेगा। पहलगाम में भी आपने देख लिया, पुलवामा में भी देख लिया। इंडिया बेशक अभी $85 बिलियन से बैक तो $185 बिलियन का भी अपना बजट कर ले, जितनी मर्जी ताकत कर ले, वो पाकिस्तान को डिफाइंस को, पाकिस्तान के डिफेंस को, पाकिस्तान की पोटेंशियल को और पाकिस्तान के अनबाउंडेड रिजॉल्व को कभी चैलेंज नहीं कर सकता। पाकिस्तान हैज परफॉर्म एंड विल कंटिन्यू परफॉर्मिंग। पाकिस्तान में बड़े प्रेशर्स आए कि आप रिस्पॉन्ड न करें इंडियन एग्रेशन के आगे, इनको एक फेस सेविंग दे दें, 2 मिसाइल फायर ऐसी किसी जगह पे वो कर देंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं होगी, तो उनको फेस सेविंग मिल जाएगी। बट रिप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान वाज वेरी क्लियर कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो हम डेटरेंस लूज कर ही नहीं सकते। आप उन्होंने अटैक किए, 7-8 हमारी मसाजिद, स्कूल मारे, बच्चे मारे, इर्तजा मारा, हमारी हवा बच्ची मारी 4 साल की, तो उसको जिन्होंने टेररिस्ट करार दे दिया, दुनिया के सामने बेनकाब हुए जी। मैं तो थैंक यू मोदी का ट्रेंड चलाने का कायल हूं कि यार ये मोदी ने ना बड़े हमारे काम आसान कर दिए हैं जिस तरीके से भारत को लेकर डूब रहा है। तो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो एक बैलेंस्ड है और पाकिस्तान आगे भी जब उसके वाइटल नेशनल इंटरेस्ट को कोई टारगेट करेगा, जिसमें हमारी सॉवरेनिटी, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हमारा कश्मीर, हमारा पानी, हमारा न्यूक्लियर, ये चीजें शामिल है, जब इनको कोई अनडू करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मींस। ये निकल जाए भारत से कि पाकिस्तान जो अपने रोकेगा, फिर हमारी ये तैयारियों की मकसद क्या है कि अगर हमारा एग्जिस्टेंशनल और भारत और हिंदुत्व की ये जो सोच है, ये तो पाकिस्तान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी किसी न किसी सूरत में। अभी संदूर 2 उन्होंने ये टेररिज्म की सूरत में शुरू किया हुआ है, संदूर 1 का जब बिल्कुल, और ये कामयाबियां भी उन्हें हजम बिल्कुल भी नहीं होंगी और वो कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। फाइटर तजरकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।